बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदिया वासदेव का, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। जैसा कि CRPC पर जो सीरीज़ है वो स्टार्ट है, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 6 प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस का जो पार्ट नंबर D है, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। उसमें जो सेक्शंस 90 से लेकर 93C तक हम पढ़ेंगे कि ये जो सेक्शंस हैं इनको हम ओवरऑल देखेंगे। ये बेसिकली वारंट और समन से मुतल्लक है, और इसमें श्योरिटी बॉन्ड का भी जिक्र है वारंट और समन केसेस में। उसके अलावा जो 93A से लेकर 93C तक ये जो 3 सेक्शंस हैं ये बेसिकली रिलेट करते हैं कि अगर समन या वारंट की जो एग्जीक्यूशन है वो आउट ऑफ पाकिस्तान की जाए, या आउट ऑफ पाकिस्तान की जो फॉरेन कोर्ट है उसके समन या उसके वारंट की एग्जीक्यूशन पाकिस्तान में वो कैसे की जाती है उससे मुतल्लिक है। सो लेट्स रीड आउट। तो हमारे पास जो सेक्शन है 90, सेक्शन 90 इशू ऑफ वारंट इन ड्यू ऑफ आर इन एडिशन टू समन्स, के वारंट जारी किया जा सकता है, समन के साथ भी जारी किया जा सकता है, या समन के अलावा जो वारंट है वो अलहदा से भी जारी किया जा सकता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक दफ़ा समन जारी किया जा सकता है, उसके बाद वारंट जारी किया जाए, या समन की बजाय समन ना जारी करे अदालत और डायरेक्ट वारंट भी जारी कर सकती है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अ कोर्ट में कि कोई भी कोर्ट किसी भी जो केस है उसमें अगर उसको एम्पावर है टू इशू समन्स, कि वो उसमें समन जारी कर सके फॉर द अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन अदर दैन अ ज्यूरर और असेसर, कि किसी भी शख्स की तलबी के लिए उसको हाजिर होने के लिए वो समन जारी करने का उसके पास इख्तियार है, ठीक है। और फिर वो सोचती है कि आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीज़न इन राइटिंग, और फिर कुछ वजूहात को लिखते हुए वो अदालत ये थिंक करती है कि वारंट जो अरेस्ट, वारंट फॉर अरेस्ट वो इशू किया जाना चाहिए, ठीक है। तो वो वारंट फॉर अरेस्ट जारी करती है। कब जारी करती है? उसके 2 कैटेगरीज हैं। एक है इफ आइदर बिफोर द इशू ऑफ सच समन, के समन के इशू होने से पहले या बाद में, आर आफ्टर द इशू ऑफ द सेम, या बाद में जो उस कंसर्न बंदे की तलबी के लिए उसको टाइम और डेट फिक्स किया गया कि आपने इस डेट को पेश होना है, यानी कि टाइम फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस के लिए उसको टाइम दिया गया है, ठीक है। और फिर कोर्ट ये बिलीव करती है टू रीजंस टू बिलीव दैट ही अब्सकॉन्डेड ऑल विल नॉट ओबे द समन्स, कि वो या तो इश्तिहारी है या वो इस समन को ओबे नहीं करेगा, इस समन की तामील नहीं करने देगा और अदालत में इस वजह हाजिर नहीं होगा, तो फिर जो कोर्ट है वो वारंट जारी कर सकती है। उसके बाद कैटेगरी B है। कैटेगरी B में जब उसको टाइम दिया जाता है तो ही फेल्स टू अपीयर एंड द समन इज प्रूव्ड टू हैव बीन ड्यूली सर्व्ड एट द टाइम टू एडमिट ऑफ हिज अपीयरिंग इन अकॉर्डेंस हियरविद, कि उसको टाइम दिया जाता है कि आपने इस डेट पर टाइम पेश होना, और वो अपीयर नहीं हो सकता, वो पेश होने में नाकाम रहता है, तो फिर अदालत जो है, ठीक है, फिर अदालत जो है वो अरेस्ट जो वारंट है वो जारी कर सकती है। रीजनेबल एक्सक्यूज इज ऑफर्ड फॉर सच फेलर, कि वो बाद में कोई ऐसी प्लॉजिबल जो है वो कोई एक्सक्यूज, कोई लॉफुल एक्सक्यूज अगर पेश नहीं कर सकता, तो यानी कि 2 कैटेगरीज होगी। एक में तो अगर बंदा इश्तिहारी है या अदालत को यकीन है कि वो इस समन के अगर जारी किया जाए तो वो नहीं आएगा, ठीक है, तो फिर उसको वारंट जारी कर सकती है उसके वाले से। या अगर उसको समन जारी किया गया और वो जानबूझकर पेश नहीं हुआ तो फिर वारंट जारी हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 91 है पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, कि जो अदालत है वो उस बंदे से, वो उस कंसर्न पर्सन से अदालत में हाजिर होने के लिए मुचलका जमानतनामा ले सकती है। तो इस सेक्शन के मुताबिक एनी कोर्ट इज एम्पावर टू इशू अ वारंट और अरेस्ट, की कोई भी कोर्ट जिसने वो समन या वारंट जारी किया हो, ठीक है, और वो जो पर्सन है जिस पर्सन की
अपीयरेंस के लिए ये जारी किया गया, अरेस्ट वारंट या समन जारी किया गया, वो प्रेजेंट इन सच कोर्ट कि वो अदालत में हाजिर है, तो जो अदालत है उसको जो है वो एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और विद श्योरिटीज और विदाउट श्योरिटीज फॉर हिज अपीयरेंस इन सच कोर्ट, तो वो जो अदालत है उससे मुचलका या जमानतनामा लेकर, ठीक है, उसको रिहा कर सकती है, उसके अपीयरेंस के लिए उससे मुचलका जमानतनामा ले सकती है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 92 है अरेस्ट बाय ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, कि अगर वो जो उसने मुचलका दिया है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको फुलफिल नहीं करता, उसको ब्रीच करता है, या मुचलका देने के बाद फिर वो पेश नहीं होता, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट में इशू अ वारंट डायरेक्टिंग दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम, तो कोर्ट फिर उसको गिरफ्तारी का ऑर्डर कर देगी। उसके बाद सेक्शन 93 है प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट ऑफ अरेस्ट, के ये जो सेक्शन कहता है कि जो जनरली समन्स और वारंट से मुतल्लक जो प्रोविजंस है इस चैप्टर की वो हर जगह पर अप्लाई होंगी जहां जहां पर समन और वारंट के मुतालिक जिक्र किया गया, यानी कि शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू एवरी समन्स एंड एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड अंडर दिस कोड, कि हर उस वारंट और हर उस समन पर एप्लीकेबल होगा जो समन या नोटिस, जो समन या वारंट इस कोड के तहत, इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत अगर जारी किया गया। उसके बाद ये कुछ स्पेशल रूल्स हैं, स्पेशल रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस इशूड फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन आउटसाइड पाकिस्तान एंड प्रोसेसेस रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन विद इन पाकिस्तान। इसमें हमारे पास सेक्शन 93A है सेंडिंग ऑफ समन्स फॉर सर्विस आउटसाइड पाकिस्तान, कि अगर एक जिस शख्स की जिस मुलजम को अदालत में पेश करने के लिए समन किया जाना ज़रूरी है, वारंट किया जाना ज़रूरी है, और वो जो पर्सन है वो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के बाहर है, तो फिर जो पाकिस्तान की कोर्ट है वो क्या करेगी, ठीक है, वो ये करेगी वेयर अ कोर्ट इन पाकिस्तान डिजायर्स दैट अ समन इशूड बाय इट टू एन अक्यूज्ड पर्सन शैल बी सर्व्ड एट एनी प्लेस आउटसाइड पाकिस्तान, कि जहां पर जो पाकिस्तानी कोर्ट वो ये समझती है कि इस अक्यूज को जो समन जारी किया जाना चाहिए और इसकी जो इसको सर्व्ड किया जाए इसकी तामील की जाए पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह पर, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स फॉरेन जुरिस्डिक्शन, तो बैरूनी हदूद के लिए या बाहर के मामलात में इस तरह के केसेस से निपटने के लिए को डील करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश की जाती है। जिस बंदे का समन जारी होता है वो फेडरल गवर्नमेंट के जो अंडर वो जो अथॉरिटी वो जो कोर्ट काम कर रही है उसको वो नोटिस सेंड करेंगे, ठीक है, इट शैल सेंड सच समन्स इन डुप्लीकेट बाय पोस्ट और अदरवाइज टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू बी सर्व्ड, तो उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उस कोर्ट का उसको सर्व करेंगे। यानी कि थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेट हो गया तो मैं समझाता हूँ। फर्ज करें तो ननकाना साहब की कोर्ट है, मजिस्ट्रेट ननकाना साहब में काम कर रहे हैं, उनके पास केस आता है, केस में ये जनाब सामने आता है इशू के जो मुलजम है वो बाहर यूनाइटेड किंगडम चला गया, ठीक है, यूके चला गया। अब होता क्या, जो ननकाने का मजिस्ट्रेट होगा ये जो समन है ये भेजेगा फेडरल गवर्नमेंट की, जो पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट है उसने एक कोर्ट बनाई हुई है इस तरह के फॉरेन अफेयर्स के मुतालिक, ठीक है, तो वहां पर समन भेजेगा और वो जो कोर्ट है, ठीक है, उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो इसकी सर्विस करवाएगा, ठीक है, इसकी तामील वो करवाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 है द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 74 शैल अप्लाई in case of someone sent for services under this section as if the presiding officer of the court to whom is was sent were a magistrate in Pakistan। तो जो जैसा कि सेक्शन 74 हमने पढ़ा था कि उसमें अगर
वो बंदा अगर उसकी सर्विस होती है, वो जितने भी मामला आते हैं, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग पर्सन नॉट प्रेजेंट, के अगर उसकी तमील कुनिंदा उसकी तमील करवाता है और तमील करवाने के बाद वो वापस अदालत में आकर बयान नहीं दे पाता, तो वो साथ में अपना एक एफिडेविट सेंड करेगा, ठीक है। और इसी तरह ये होगा कि जो फेडरल गवर्नमेंट के तहत वो कोर्ट काम कर रही होगी, वो अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जो है वो उस समन के साथ अटैच करके वो मुतलका मजिस्ट्रेट को वापस ननकाना के मजिस्ट्रेट को भेज देगी कि इसकी हमने तमील करवा दी है। उसके बाद 93B सेंडिंग ऑफ वारंट्स फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड पाकिस्तान, कि जो वारंट्स हैं उनकी जो तमील है वो पाकिस्तान से बाहर कैसे की जानी चाहिए, तो उसका भी वही सेम प्रोसीजर है, सेम तरीक़ेकार है कि जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक अदारा बनाया गया या कोड बनाई गई उसको भेजेंगे और वो उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो करेंगे। इट में सेंड सच नोटिस बाय पोस्ट अदरवाइज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट बी एग्जीक्यूटेड। इसमें भी ये देख ले जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट एस्टैब्लिश्ड एंड कंटिन्यूड बाय द पब्लिक फेडरल, यानी कि इसका सेम प्रोसीजर है। जो 93A का प्रोसीजर है वही 93B का प्रोसीजर है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 93C सर्विस एंड एग्जीक्यूशन इन पाकिस्तान ऑफ प्रोसेसेस रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, कि अगर पाकिस्तान के बाहर से कोई सम्मन या नोटिस वगैरह, सम्मन नोटिस या वारंट आते हैं पाकिस्तान की कोर्ट में, तो पाकिस्तान में अगर वो मुलजम छुपा बैठा है तो उसके हवाले से अगर आता है तो फिर क्या करना है। वो क्या ये सेक्शन कहता है कि जहाँ पर जो कोर्ट है वो where a court has received for service or execution a summon or to a warrant for his arrest, an accused person issued by a court established or continued by the authority of the federal government in exercise of its foreign jurisdiction outside Pakistan, it shall cause the same to be, वो ये करेंगे, it shall cause the same to be served or executed as if it were a summon or warrant of received by it from a court of Pakistan for service or execution within the local। तो वो जो कोर्ट है वो उसको ऐसे ही डील करेगी जैसे कि वो एक पाकिस्तानी कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से नोटिस या समन और जो वारंट वगैरह वो इशू किया गया है, ठीक है, और उसकी वो तामील करवाएगी, उसकी गिरफ्तारी, वो सारे मामलात करेगी। Where any warrant of arrest has been so executed, the person arrested shall be so far as possible to deal it in accordance with the procedure prescribed in section 85 and 86। वो ये कहता है कि अगर इस सेक्शन के तहत किसी बंदे की गिरफ्तारी होती है तो उसको सेक्शन 85 और 86 में यानी कि उसके मुताबिक डील किया जाएगा, यानी कि वो सेक्शन 85 और 86 या ये ट्रांजिटरी रिमांड से मैंने आपको बताया था कि ये डील करते हैं, वो मुतलका दूसरे हदूद से बंदे को गिरफ्तार करके तो उसके जो वहाँ का मजिस्ट्रेट होगा उसके पास पेश करेंगे और वो आगे उसका जो ट्रांजिटरी रिमांड है उसकी लॉफुल कस्टडी जो है वो आगे देखेगा। अगर उसका जो बॉन्ड वगैरह बनता है सेक्शन 76 का तो वो उसे बॉन्ड लेगा, मुचलका लेगा, अगर नहीं बनता तो फिर भी उसकी जो कस्टडी है वो आगे ट्रांसफ़र कर देगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।